भारतीय राजनीति में श्री लालू प्रसाद यादव, श्री नीतीश कुमार, श्री मुलायम सिंह यादव या श्री रामविलास पासवान को आपने किस तरह के नेता के तौर पर देखा है? शायद एक ऐसे नेता जिनका ताल्लुक न सिर्फ गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से था, बल्कि ये बेहद सामान्य परिवार से भी आते थे। बावजूद इसके भारत की राजनीति में ये लोग इस कदर छाए कि आने वाले भारतीय राजनीतिक इतिहास में इनकी गिनती कद्दावर नेताओं में होगी। देश और प्रदेश दोनों ही जगह सत्ता की राजनीति में इन नेताओं ने कई सूरमाओं को धूल चटा दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति के इन सितारों को इतनी प्रसिद्धि क्यों मिली? असल में सिर्फ गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि और सामान्य परिवार से होना ही इनमें कॉमन नहीं था, बल्कि एक और बात थी जो इन सब में एक जैसी थी, और वो ये कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई जाने वाली नेशनल इमरजेंसी से इन सभी को असल पहचान मिली थी। नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। इस दौरान इन नेताओं ने खुद को इतना तराशा कि सत्ता इन नेताओं के कदम चूमने लगी। आपातकाल के बाद राष्ट्रीय राजनीति की दिशा कैसे बदली और इन नेताओं ने कैसे एक नई राजनीति की शुरुआत की, इस पर अगले एपिसोड में बात करेंगे। आज उस इमरजेंसी की चर्चा करते हैं जिससे उन दिग्गज नेताओं का असल उदय हुआ। नमस्कार, मैं हूं अमृत उपाध्याय। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इतिहास गवाह है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे केवल एक व्यक्ति ने इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने पर मजबूर कर दिया। किस व्यक्ति ने श्रीमती गांधी को सलाह देते हुए कहा था कि देश को शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। इमरजेंसी वाली रात को अखबारों के दफ्तर की लाइट क्यों काट दी गई, ये भी बताएंगे। आइए शुरू से शुरू करते हैं। अगर इंदिरा गांधी की बात करें तो उनको तब भी और आज भी भारतीय राजनीतिक इतिहास की सबसे सख्त प्रशासकों में से एक माना जाता है। लेकिन किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि एक महिला प्रधानमंत्री रातों रात ऐसा ऐलान कर देंगी जिसे आजादी के बाद देश के इतिहास में काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा। असल में देश में इमरजेंसी की नौबत कोई 1-2 महीने या 1-2 साल में नहीं आई। इमरजेंसी इतनी छोटी चीज है भी नहीं जिसकी पृष्ठभूमि कुछ एक दिनों में तैयार हो जाए। इसकी पृष्ठभूमि कई सालों से तैयार हो रही थी। इंदिरा गांधी की सत्ता सालों से एक के बाद एक कई समस्याओं से घिरती जा रही थी। जब वो चौतरफा घिर गईं, तब अपनी सत्ता की ठसक को बरकरार रखने के लिए इंदिरा गांधी लोकतंत्र की वो शिकारी बन गईं जिसके तरकश में आखिरी तीर के तौर पर सिर्फ इमरजेंसी ही बची थी। इंदिरा एक तरफ न्यायपालिका से टक्कर ले रही थीं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक विरोधी हर मोर्चे पर उनकी सरकार को चुनौती पेश कर रहे थे। 1966 में इंदिरा गांधी ने गद्दी संभाली और अगले ही साल न्यायपालिका से उनका टकराव शुरू हो गया। 27 फरवरी 1967 को गोलकनाथ मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बड़ी पृष्ठभूमि तैयार कर दी। चीफ जस्टिस सुब्बा राव के नेतृत्व वाली एक खंडपीठ ने 6 बनाम 5 जजों के बहुमत से फैसला दिया कि संसद में 2/3 बहुमत के बावजूद किसी संविधान संशोधन के जरिए मूलभूत अधिकारों के प्रावधान को न तो खत्म किया जा सकता है और न ही सीमित किया जा सकता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार कैसे इंदिरा गांधी के निशाने पर थे, ये तब महसूस हुआ जब आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 तक को निलंबित कर दिया गया। इंदिरा गांधी संविधान के मूल ढांचे में बदलाव की जुगत में हमेशा लगी रहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ अड़ा हुआ था। 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि संविधान की कुछ मूलभूत चीजें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। जाहिर है इंदिरा को शीर्ष अदालत का यह फैसला नागवार गुजरा होगा। इसके बाद 2 और मौके आए जब सरकार और अदालत आमने सामने थीं। अमूमन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति सीनियरिटी के आधार पर की जाती है और मौजूदा वक्त में भी यही परंपरा है। लेकिन 1973 में इंदिरा सरकार ने 3 वरिष्ठ जजों को दरकिनार करके A.N. रे को चीफ जस्टिस बना दिया।
इस फैसले को राजनीति से प्रेरित माना गया क्योंकि जिन 3 जजों को बायपास किया गया था वे सरकार के खिलाफ फैसले दे चुके थे। सुप्रीम कोर्ट की परंपरा के इतिहास में यह बहुत बड़ी घटना थी। न्यायपालिका से टकराव का अंतिम और बड़ा मामला 1975 के जून में सामने आया और यह आपातकाल के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दरअसल तत्कालीन सरकार के गठन के लिए 1971 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी चुनकर आई थी। उस चुनाव से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण सिंह को 1 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त मिली थी। लेकिन राजनारायण चुनावी प्रक्रिया और उसके नतीजों को लेकर संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इंदिरा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। राजनारायण की दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसे खर्च किए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। देश में आपातकाल की नींव तो 1971 के आम चुनाव के बाद से ही रख दी गई थी, लेकिन 1975 आते आते इमारत बुलंद हो चुकी थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया और उसने सत्ता के गलियारे में हलचल पैदा कर दी। कोर्ट ने इंदिरा को दोषी करार दिया और उनकी जीत को रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना कि इंदिरा ने सरकारी मशीनरी के बलबूते चुनाव में जीत हासिल की थी। जिन 7 मुद्दों पर कोर्ट ने सुनवाई की थी उनमें से 5 में इंदिरा को राहत मिली, लेकिन 2 मुद्दों पर वो घिर गईं। इसमें यह बात सामने आई कि इंदिरा गांधी ने अपने ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यशपाल कपूर का चुनाव प्रचार में गलत तरीके से इस्तेमाल किया था। कपूर 4 फरवरी 1971 को इंदिरा गांधी के इलेक्शन एजेंट बनाए गए, लेकिन उन्होंने पहले से ही चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया था। दूसरा आरोप यह साबित हुआ कि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने पाया कि सरकारी खर्चे पर इंदिरा के लिए मंच, शामियाने, लाउड स्पीकर आदि लगाए गए। लिहाजा कोर्ट ने द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत श्रीमती गांधी पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी और उनके चिर प्रतिद्वंदी राजनारायण को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया। लेकिन कुर्सी का मोह ऐसा था कि श्रीमती गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। हालांकि श्रीमती इंदिरा गांधी के निजी सचिव रहे आर.के. धवन इसके पीछे कुछ और ही वजह बताते हैं। उनके मुताबिक अदालत का फैसला आने के बाद इंदिरा इस्तीफा देने के लिए तैयार थीं। इसके लिए उन्होंने इस्तीफा पत्र टाइप भी कर लिया था, मगर उस पर कभी उन्होंने दस्तखत नहीं किए। अपनी किताब द बांग्लादेश मिलिट्री कू एंड द CIA लिंक में B.Z. खासरू लिखते हैं, अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए श्रीमती गांधी ने कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक बुलाई। बाबू जगजीवन राम ने अंतरिम प्रधानमंत्री चुनने के लिए इंदिरा के इस तरीके का विरोध किया। वो चाहते थे कि लोग इसके लिए वोट करें। ये बैठक बेनतीजा रही। बाबू जगजीवन राम के विरोध ने इंदिरा का मन बदल दिया। ऐसे में इंदिरा ने इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जरूर दी। आपातकाल लगने से एक दिन पहले यानी 24 जून 1975 को इंदिरा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फैसला आया कि जब तक मामला कोर्ट में चलेगा तब तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर बनी रह सकती हैं, लेकिन उन्हें संसद में किसी भी चर्चा और बिल पर वोट करने का अधिकार नहीं होगा। कैथरीन फ्रैंक अपनी पुस्तक इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखती हैं, यह फैसला न ही इंदिरा गांधी को रास आया और न ही उनके समर्थकों को। ये कुछ ऐसा था कि वो पद पर तो रहती, लेकिन उस पद की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट से नाउमीदी हाथ लगने के बाद इंदिरा और आहत हुई और उन्हें अपनी सत्ता के जाने का डर सताने लगा। इंदिरा एक तरफ न्यायपालिका से टक्कर ले रही थीं, तो उसके समानांतर राजनीतिक विरोधी उनकी सत्ता को हिलाने की कवायद में लगे हुए थे। एक और महंगाई आसमान छू रही थी, तो दूसरी तरफ इंदिरा गांधी सत्ता के खिलाफ लोगों में गुस्सा पनप रहा था। इसके चलते अलग अलग राज्यों में सरकार विरोधी प्रदर्शन आग की तरह फैल रहे थे। उस वक्त जयप्रकाश नारायण ने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। जेपी ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और उनके कई फैसलों को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। आपातकाल तो 25 जून 1975 को लगा, लेकिन जेपी 1974 से ही इंदिरा के खिलाफ सक्रिय थे। सरकार विरोधी प्रदर्शनों की असल नींव जेपी की जन्मभूमि बिहार में रखी गई, जब 18 मार्च 1974 को बिहार विधानसभा को घेरने की योजना बनी। इस दिन बिहार विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने वाली थी। राज्यपाल रामचंद्र ढोंडिबा भंडारे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले थे। पटना के छात्र आंदोलनकारियों की योजना राज्यपाल को विधानमंडल भवन में जाने से रोकने की थी,
लेकिन प्रशासन राज्यपाल को किसी भी कीमत पर विधानमंडल भवन पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि आंदोलनकारी राज्यपाल की गाड़ी को रोकने में कामयाब रहे। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाईं। पुलिस की इस बर्बर कार्रवाई में कई लोग जख्मी हो गए। उधर आंदोलन और भीड़ दोनों ही बेकाबू हो चुके थे। लोग बताते हैं कि इस घटना में कई छात्र मारे गए और आखिरकार जेपी आंदोलन की कमान संभालने के लिए तैयार हो गए। उस समय बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे। व्यापक पैमाने पर गफूर से इस्तीफे की मांग होने लगी, लेकिन इंदिरा गांधी इसके लिए तैयार नहीं थी। हालांकि अप्रैल 1975 में गफूर को इस्तीफा देना पड़ा और जगन्नाथ मिश्रा नए मुख्यमंत्री बने। उधर गुजरात में बढ़ती महंगाई के चलते पहले से ही सरकार विरोधी आंदोलन हो रहे थे। दिसंबर 1973 में अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस बढ़ने के खिलाफ छात्र मुखर हो गए। वे चीमन भाई पटेल की सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। इस आंदोलन को नव निर्माण आंदोलन नाम दिया गया। देखते देखते मजदूर और सिविल सोसाइटी के लोग भी आंदोलन से जुड़ने लगे। आंदोलन को धार देने के लिए गुजरात में जेपी को आमंत्रित किया गया। पुलिसिया लाठीचार्ज में अब तक कई आंदोलनकारी मारे जा चुके थे। इंदिरा चाहती थीं कि भले ही चीमन भाई पटेल इस्तीफा दे दें, लेकिन किसी भी तरह सत्ता की कमान कांग्रेस के पास रहे। इसलिए आनन फानन में 9 फरवरी 1974 को जयप्रकाश नारायण के गुजरात आने से 2 दिन पहले चीमन भाई से इस्तीफा दिलवा दिया गया और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। आंदोलनकारी इतने पर भी नहीं माने। मोरारजी देसाई और जेपी चुनाव करवाने की मांग करने लगे। इतिहासकार बिपिन चंद्रा अपनी किताब में इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में लिखते हैं, गुजरात नाटक का आखिरी अभिनय मार्च 1975 में किया गया, जब मोरारजी देसाई के लगातार आंदोलन और आमरण अनशन का सामना करते हुए इंदिरा गांधी ने विधानसभा भंग कर दी और जून में नए चुनावों की घोषणा कर दी। एक तरफ बिहार और गुजरात आंदोलन में जल रहे थे और दूसरी तरफ समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। मई 1974 में 3 सप्ताह तक चली हड़ताल ने माल और लोगों की आवाजाही को ठप कर दिया। ऐसे में इंदिरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर पहले किससे निपटा जाए। इन तमाम कथित कारणों के बाद अब आपको क्रोनोलॉजी समझनी होगी। एक तरफ इंदिरा गांधी का न्यायपालिका के साथ टकराव की एक लंबी फेहरिस्त और दूसरी तरफ महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा सरकार का पीछा नहीं छोड़ रही। बिहार और गुजरात समेत अलग अलग हिस्सों में पहले से ही सरकार के खिलाफ एक गुस्सा है। मार्च 1975 में गुजरात की कांग्रेस सरकार कदम पीछे खींच चुकी थी और विधानसभा भी भंग हो चुकी थी। इन तमाम परिस्थितियों के अलावा 25 जून से एक पखवाड़े पहले ही इमरजेंसी के लक्षण प्रकट होने लगे थे। मैंने पहले ही बताया कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा की सांसदी चली गई। लेकिन उस दिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ। इंदिरा के लिए 2 और दुखद घटनाएं घटी। एक तो ये कि उनके करीबी सलाहकार दुर्गा प्रसाद धर की हार्ट अटैक से मौत हो गई और दूसरी, गुजरात विधानसभा में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी जनता मोर्चे को भारी जीत मिली थी। अभी इंदिरा इन सदमों से उबरी भी नहीं थी कि ठीक 12 दिन बाद यानी 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से भी उनके लिए बुरी खबर आ गई, जब उनकी सांसदी पूरे तरीके से बहाल नहीं हो सकी। इतना सब होने के बाद 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जो हुआ, उसने कई सालों से जमा हुई बारूद की ढेर में तीली का काम किया। 25 जून को जयप्रकाश नारायण ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ बड़ी रैली बुलाई। पूरे देश में घूम घूम कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले जेपी अब प्रधानमंत्री आवास एक सफदरजंग से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हुंकार भर रहे थे। जेपी सेना और पुलिस से सरकार के आदेश न मानने की अपील कर रहे थे। उस दिन रामलीला मैदान का नजारा देखने लायक था। लाखों की तादाद में भीड़ जेपी को सुनने आई थी। उस जगह एक साथ इतने लोग पहले कभी नहीं जुटे थे। यही वो जगह थी जब जेपी ने बुलंद आवाज में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर पंक्तियां पढ़ी थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। बीजेड खासरू अपनी किताब द बांग्लादेश मिलिट्री कू एंड द CIA लिंक में लिखते हैं, राजनीतिक रूप से प्रेरित हड़तालों और विपक्षी नेताओं के पुलिस और सेना से आदेश न मानने की अपील इंदिरा को नागवार गुजरी। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान से जेपी ने इंदिरा को खूब सुनाया था।
एक तरह से जेपी ने जनता से लेकर सेना तक से इंदिरा सरकार का प्रतिकार करने का आह्वान किया। लगातार घिर रही इंदिरा को इमरजेंसी के अलावा दूसरा रास्ता न दिखा। हालांकि 25 जून को भी इंदिरा तय नहीं कर पाई थी कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए। यह तय करने के लिए उन्होंने 25 जून की सुबह बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे को फोन किया। उस दिन सिद्धार्थ दिल्ली में ही रुके हुए थे। इंदिरा ने उन्हें अपने आवास 1 सफदरजंग रोड पर तुरंत बुलाया। असल में सिद्धार्थ संवैधानिक मामलों के जानकार थे और इंदिरा के करीबी लोगों में से एक थे। इंदिरा सिद्धार्थ पर कितना भरोसा करती थीं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने अब तक अपने कानून मंत्री एसआर गोखले से कोई चर्चा नहीं की थी। इसलिए श्रीमती गांधी उनकी राय जानना चाहती थी। प्रणब मुखर्जी अपनी किताब द ड्रामेटिक डेकेड में कहते हैं, रे ने शाह कमीशन के सामने अपने बयान में बताया कि जब वो पहुंचे तो इंदिरा ने उनसे कहा कि उन्हें कई रिपोर्ट्स मिली हैं जिनमें कहा गया है कि देश बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। सब तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। विपक्ष सिर्फ आंदोलन पर उतारू है। इस तरह तो विपक्ष की मांगों का कोई अंत नहीं है। देश में कानून का राज नहीं रह गया है। इस समय कोई कड़ा कदम उठाने की सख्त जरूरत है। इंदिरा को ऐसा महसूस हुआ कि जेपी की योजना पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की अपील कर एक समानांतर प्रशासन चलाने की है। उन्हें लगता था कि जेपी कोर्ट, पुलिस, प्रशासन और सरकार का बहिष्कार करने के लिए लोगों को राजी कर लेंगे। इंदिरा को यह भी शक था कि शायद अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन उनकी सरकार का तख्तापलट करना चाहते हैं। कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में जिक्र करती हैं कि इंदिरा गांधी 1974 से ही जयप्रकाश नारायण पर यह आरोप लगाती रही थी कि उनके पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का हाथ है। वो उनको फाइनेंस भी कर रहे हैं। अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो इंदिरा का अमेरिका को लेकर यह डर बेवजह नहीं था। 1971 में भारत पाक युद्ध से 1 महीने पहले यानी नवंबर में इंदिरा गांधी अमेरिका दौरे पर गईं। उनकी इस यात्रा का मकसद था कि वो अमेरिका को इस बात पर राजी कर लें कि वो पाकिस्तान को हथियार न भेजे, मगर प्रेसिडेंट निक्सन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इससे इंदिरा को शक हुआ कि शायद अमेरिका भारत की मौजूदा सरकार के खिलाफ गतिविधियां कर रहा है। एक लंबी माथापच्ची के बाद सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा को सलाह दी कि राष्ट्रीय आपातकाल एकमात्र उपाय है। रे ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की राय दी। उन्होंने इंदिरा को समझाया कि बाहरी और आंतरिक अव्यवस्था के समय संविधान इमरजेंसी लगाने की छूट देता है। असल में दिसंबर 1971 से ही भारत पाकिस्तान युद्ध के चलते देश में आपातकाल लगा हुआ था, जो तब तक जारी था। ऐसे में रे ने उदाहरण देते हुए इंदिरा को समझाया कि कैसे युद्ध एक देश के लिए बाहरी खतरा है और जो देश के अंदर परिस्थितियां हैं वो एक आंतरिक खतरा है। इमरजेंसी के बहुत बाद एक साक्षात्कार में इंदिरा गांधी ने कबूल किया था कि उन्हें लगता था कि भारत को शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। इस शॉक ट्रीटमेंट की योजना 25 जून से करीब 6 महीने पहले ही बन चुकी थी। इमरजेंसी की जांच के लिए जनता पार्टी की सरकार द्वारा गठित शाह कमीशन के सामने इंदिरा के खासमखास RK धवन ने बताया कि 8 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर रे ने ही इंदिरा को एक चिट्ठी में आपातकाल की पूरी योजना भेजी थी। चिट्ठी के मुताबिक ये योजना तत्कालीन कानून मंत्री HR गोखले, कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ और बॉम्बे कांग्रेस के अध्यक्ष रजनी पटेल के साथ उनकी बैठक में बनी थी। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में संविधान क्या कहता है उसको भी समझ लीजिए। अनुच्छेद 352 कहता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था। इसलिए इंदिरा गांधी को सिद्धार्थ रे ने आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाने की सलाह दी। जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तब 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस किया गया। राष्ट्रीय आपात की घोषणा पूरे देश या सिर्फ इसके किसी एक भाग पर लागू हो सकती है। मिनर्वा मिल्स 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यही वजह है कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकी। वापस इस पर लौटते हैं कि सिद्धार्थ रे की सलाह के बाद क्या हुआ। उनकी सलाह के बाद इंदिरा गांधी तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने गईं।
उन्होंने बहुत जल्दी ही राष्ट्रपति को राजी कर लिया। 25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति द्वारा इमरजेंसी के दस्तावेज पर दस्तखत करते ही पूरे देश में आपातकाल लागू हो गया। दिलचस्प बात यह कि इंदिरा ने यह सब कुछ अपने कैबिनेट को बिना बताए ही किया। उसी रात दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में ही काट दी गई। इंदिरा नहीं चाहती थी कि 25 जून को हुई जेपी की रैली की खबर पूरे देश में फैले, इसलिए अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। उस रात एक तरफ इंदिरा गांधी इमरजेंसी पर मंथन कर रही थीं, तो दूसरी तरफ उनके बेटे संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। आपातकाल के ऐलान के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। अभिव्यक्ति की आजादी तो छीनी ही, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया। 25 जून की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव आदि बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई कि जेलों में जगह नहीं बची थी। कहा जाता है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा कानून और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया। 26 जून की सुबह के 6 बजे 1 अकबर रोड पर इंदिरा गांधी के ऑफिस में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सभी मंत्रियों को इमरजेंसी की घोषणा के बारे में बताया गया। वहां मौजूद किसी भी मंत्री ने इमरजेंसी का विरोध नहीं किया। मीटिंग में सन्नाटा छाया था और वहां पूरे समय कोई चर्चा नहीं हुई। पूरी मीटिंग सिर्फ 30 मिनट में खत्म हो गई। 18 जनवरी 1977 को राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी और सरकार ने मार्च में चुनाव कराने का ऐलान किया। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया और 23 मार्च को आपातकाल की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। उसी महीने छठा लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आ गई। संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर 153 पर सिमट गई। इतिहास में पहली बार केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। इंदिरा गांधी और संजय गांधी चुनाव हार गए। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। लोकतंत्र का काला अध्याय 21 महीने बाद समाप्त हो चुका था। तो आज के इस इतिहास गवाह है कि एपिसोड में इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में हम इमरजेंसी का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें आगे की कहानी आपको बताएंगे। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।